जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमारे पास जो टॉपिक है इमरजेंसी सीरीज़ में, वो बड़ा आम टॉपिक है और बल्कि बहुत ही सीरीज़ का आम टॉपिक है। कार्डिक इमरजेंसी, दिल की इमरजेंसी क्या हो सकती है और उसका होम्योपैथिक में क्या तदारक हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है। और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कितनी जल्दी असर करती हैं और कितनी जल्दी पेशेंट को रिलीफ पहुंचाती हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि कोई दिल का ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो लोग ज़्यादातर बड़े अस्पतालों की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर हमें इसको समझ के इसका इलाज किया जाए तो बहुत सारी जानें जो हैं, जो अस्पताल जाते जाते ज़ाया हो जाती हैं, ज़िया हो जाता है उसका, वो बच सकती हैं। तो इसलिए हमने जो इमरजेंसी सीरीज़ में इसको भी डाला है ताकि हम क्विकली और कितनी जल्दी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं इमरजेंसी की, उसको हम हैंडल कर सकें। तो आज टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक फ्रोज़म पढ़ते होते हैं, उसकी तरफ आते हैं और फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। इस तरह के मर्ज़ का इलाज करने के लिए, जो कि बहुत कम पाए जाते हैं, हम इन अलामात की बुनियाद पर होम्योपैथी की सबसे बिलमिसल दवा का इंतखाब करेंगे। ये कंटिन्यूटी है पिछले फ्रोज़म की। इस तरह के मर्ज़ का इलाज करने के लिए, जो कि बहुत कम पाए जाते हैं, हम इन अलामात की बुनियाद पर होम्योपैथी की सबसे बिलमिसल दवा का इंतखाब करेंगे। वो कहता है जो कि बहुत कम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको बहुत कम नज़र आती हैं, तो उनका हम होम्योपैथिक बिलमिसल इलाज तलाश करेंगे और उनको इलाज करेंगे। मसलन आपको बहुत कम क्या मिलता है, जैसे विजडम टीथ आ जाती है, अकल दाढ़ निकलती है, ये बहुत कम है, मिलती है ना, प्लीज इतने नहीं आते। तो अब विजडम टीथ के लिए हमारे पास जो दवाई है और वो बहुत ही अच्छा काम करती है और वो बड़ी मिस भी है। मसलन चिरेंथिस है, चिरेंथिस, उसकी एक डोज दे दें सीएम की तो दांत जो है बाहर आ जाता है। और इसी तरह अगर चिरेंथिस किसी वजह से रह जाती है तो आप सिफलिनियम की एक डोज दे दें, वो भी उसको सीधा करके बाहर ले आएगी। सिफलिनियम, मैं एक बात करता हूँ कि वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बंदा जहाज़ में सफ़र नहीं करता, वैसे ये तो आम ही आती हैं। एक रेयर दवाई है सेक्सिनम, वो दे दें तो जहाज़ में सफ़र कर। तो वो कहता है कि जो कम बीमारियां पाई जाती हैं, वो इलाज बिलमिसल के तरीके से उनकी अगर इलाज किया जाए तो वो ठीक हो जाती हैं। तो जो छोटा सा फ्रोज़म है, लेकिन चूँकि हनीमन कोई टॉपिक छोड़ता नहीं है असूल इलाज में, वो सारे टॉपिक उसकी कोशिश होती है कि मैं जो ऑर्गेनन है वो लोगों को सारा समझाऊं कि असूल इलाज क्या है, और छोटी छोटी चीज़ों को भी वो टच करता है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बड़ा ही आम है, और ये हम जो दिल की सीरीज़ है, हमने पूरी डॉक्टर सईद के साथ हमने कोई 3-4 दफ़ा की है, कोई 7-7, 8-8 लेक्चर, जिसमें हमने कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं, जो बच्चों की बीमारियां हैं, मसलन ASD है, VSD है, PD है, TJ है, दिल के सुराख, इस तरह की जितनी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की हैं। फिर हमने बड़े जो हैं बंदे, उनकी जो दिल की तकलीफ़ात हैं वो की हैं, ट्रिपल वेसल डिजीज़ की है, रिगर्जिटेशन क्या होता है, मेटल वॉल स्टेनोसिस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, लेकिन आज हम पूरा हार्ट उस तरह से नहीं टच करेंगे, हम सिर्फ इमरजेंसी को करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट की सीरीज़ चल रही है। तो सबसे पहले तो हम अनस्टेबल एंजाइना, एक होता है स्टेबल एंजाइना और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना वो होता है
कि मरीज़ 1 किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा तो उसको दिल में दर्द शुरू हो जाता है। दिस इज़ द, उसको पता होता है मरीज़ को, और वो बाज़ दफ़ा उसको पता होता है कि अब मैं इतना चल चुका हूँ, तो वैसे ही बैठ जाता है कि अब मुझे दिल का दर्द होने लगता है। ये नाउन होता है कि अब होगा, इतना चल के होगा, 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम, इसको हम कहेंगे स्टेबल एंजाइना। और एक कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना, जो किसी वक्त भी हो सकता है, मतलब आप बैठे हैं तब भी हो सकता है, आप खांस रहे हैं तब हो सकता है, तो मतलब उसकी कोई टाइमिंग नहीं है और उसका कोई शेड्यूल नहीं होता, अनस्टेबल एंजाइना, और ये ख़तरनाक होता है। इसकी हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, ये होता कैसे है। पहले मैं पिक्चर देख लें, ये देखें, ये है आपकी वेसल्स है, जो ये वो वेसल है जो खून दिल को सप्लाई होता है। अब ये पहली पिक्चर जो है, इसमें देखें प्लेक बनना शुरू हुआ है, आर्टरी के अंदर एक ग्रोथ हो रही है। ये जो ग्रोथ हो रही है, इससे आर्टरी जो है वो तंग हो गई है। नजर आई है ना उधर से फर्स्ट नंबर पे, लेफ्ट से फर्स्ट नंबर पे। दूसरी पे जो प्लेग है वो और ज्यादा बढ़ गया है उसका एरिया। और जो तीसरी है, यहाँ ये जो प्लेग बना हुआ है, ये जो ग्रोथ हुई हुई है, ये तीसरी पिक्चर पे आके जहाँ एरोस ने दिया हुआ ऊपर से आ रहा है, यहाँ ये जो रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा तो यहाँ ब्लीड होगी शुरू हो जाएगी। और ये चौथी जो पिक्चर है, ये ब्लीड होके देखा ना आपने, ये क्लॉट बन गया है। जहाँ से ब्लीडिंग हुई है ना, तो एक नेचुरल सिस्टम है कि जो वहाँ उसको खून को जमाने का एक नेचुरल निज़ाम है, उसको वो बंद कर देगा। तो ये जब क्लॉट बनता है तो ये आर्टरी ब्लॉक हो गई है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। अब वहाँ भी एंजाइना हो सकता है, यहाँ भी एंजाइना हो सकता है, और यहाँ भी एंजाइना हो सकता है। ये जो कंडीशन होगी, जो तीसरी वाली, यहाँ अनस्टेबल एंजाइना हो जाएगा, वहाँ स्टेबल हो जाएगा कि एक हद तक ब्लड का फ्लो, जब आप चलते हैं तो ब्लड का फ्लो, या एक्सरसाइज करते हैं या कोई इमोशनल एक्साइटमेंट होती है तो ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है। जब तेज हो जाएगा तो उसको तेजी से गुजरेगा नहीं। मसलन आप यहाँ ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक रोड नैरो हो गई है, पीछे से गाड़ी तेज आई और अब वो या तो वो टक्कर मारेगा या कुछ करेगा, वहाँ कुछ ना कुछ मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह पाइप है पानी का, और पीछे से पाइप पूरा आ रहा है, आगे से पाइप किसी वजह से उसको ऊपर धागा लपेट दिया आपने, कुछ कर दिया, तो वो पाइप भी उसके अंदर कोई चीज़ आ गई तो तंग आएगा, तो वहाँ प्रेशर जब डेवलप करेगा तो क्या होगा, साथ आपके नर्व्स पड़ी होती हैं, जब प्रेशर नर्व पे आएगा तो पेन होगा। समझ आइए आपको? ये तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि जो ये स्टार्ट कैसे होगा, और फिर यही जाके आपको आगे मायोकार्डियल इन्फार्क्ट करेगा कि ये जब सप्लाई आगे बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि आगे जो हार्ट का जो हिस्सा है जो पंप करता है, वो उसको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो उसकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, उसकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। जब डेथ होनी शुरू हो गई तो हार्ट का पंपिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा बंदे की डेथ हो जाएगी। तो एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, उस वक्त इतनी आर्टरी ब्लॉक नहीं होती, थोड़ी होती है। अनस्टेबल एंजाइना, आर्टरी ज़्यादा ब्लॉक हो गई है। मैं इसकी अब कुछ समझ आ गया ना आपको? अब ज़रा वापस लाएं इसको। और वो कहता है न्यू ऑनसेट चेस्ट पेन और चेस्ट पेन दैट इज द occurring at the rest, और angina that is the bursting from the previous stable pattern of the pain. Difference between unstable angina and acute myocardial infarction is the degree of ischemia. In unstable angina, there is a myocardial infarct, ischemia from the diminished blood supply, and acute myocardial infarction, there is a complete cessation of blood supply due to occultation of the artery. Unstable angina is a pre-occultation stage. There is the critical narrowing of the vessels from the rupture atherosclerotic patch, but artery is not fully occulated yet. वो कहता है कि जब
अटैक होगा तो फिर आर्टरी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अटैक होने, ब्लड क्लॉट बनने से पहले जो है वो अनस्टेबल एंजाइना होगा, जो पहली स्टेज है उससे। जब वो क्लॉट बन गया तो फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्ट आ जाएगा, फिर सप्लाई बिल्कुल सीज हो जाएगी। जब सप्लाई बिल्कुल सीज हो जाएगी तो फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। आपको समझ आएगी? एक स्टेज है कि जहां सिर्फ जहां प्लेक बनना शुरू हुआ, थोड़ा सा आपको देखा कि आर्टरी टंग, वो एक खास जाके एक्सरसाइज पे, एक ज़्यादा एक्सर्शन पे, एक खास एक्सर्शन पॉइंट पे आपको एंजाइना होगा, जिसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। लेकिन जब जब प्लेक फटेगा, ब्लीड करेगा और फिर उस पर क्लॉट बनेगा, उससे पहले वाली जो स्टेज होगी वो अनस्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल एंजाइना जो है वो अलार्मिंग है कि आप ये समझ लें कि काम जो है खतरनाक सूरत हाल। लिहाजा इसी वजह से हमने स्टेबल एंजाइना यहाँ नहीं डाला, इसलिए नहीं जा रहा कि वो इमरजेंसी नहीं है इतनी, वो मरीज खुद ही हैंडल कर लेता है कि यार मैं अब 10 कदम चला हूं तो मुझे होता है तो थोड़ा बैठ के फिर चलना शुरू कर देता है। तो ये वो स्टेज आती है कि इसकी अगली स्टेज जो है फिर उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, के जो हार्ट का जहाँ सप्लाई बंद होगी, जो आर्टरी की सप्लाई जब बंद होगी तो अगले हिस्से में चूंकि खून नहीं जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, उसकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, लिहाजा इंसान की मौत वाक़या हो जाएगी। समझ आइए जी आपको? हार्ट अटैक। अब यहाँ आपको जो है ना दवाइयों की ज़रूरत है कि जब स्टेबल एंजाइना में कौन सी, अक्सर मरीज आपको कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जब कोई काम करता हूँ या कोई एक्सर्शन खाता हूँ या खाना खाने के बाद तो मुझे दिल में दर्द। अब हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं इसको रोकने के लिए। मेरा कोई तकरीबन 60 अबाउ एक कार्डियक मटेरियल मेडिका मैंने दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ हमने हार्ट की जो दो लाइनों की अलामात हमने लिखी हुई हैं, और तकरीबन 60 से अबाउ मेडिसिन है, वो हम नीचे आपको दिखा देंगे। लेकिन वो मैं इतनी डिटेल अब नहीं आपको उसकी हम डिस्कस कर सकते, उसकी वजह ये है कि वो तो काफ़ी सारे लेक्चर खा जाएगा। लेकिन हम आपको वो लिस्ट ज़रूर दिखाएंगे कि ये जो मेडिसिन है, और ये अगर आपने डिटेल इसकी देखनी है तो जो मेरा दिल का लेक्चर है डॉक्टर सईद के साथ, उसमें इसकी पूरी डिटेल मौजूद है उन दवाइयों की, कि लेट्रोडेक्टस क्या करती है, हिमोटॉक्सिलॉन कैसे काम करती है, सेंचरस कैसे काम करती है, सेमिस्फ्यूगा कैसे काम करती है, बेलाडोना कैसे काम करती है, कैकेटस कहाँ काम करेगी। तो इस तरह हर दवाई जो है ना, लेकिन हम यहाँ इस इमरजेंसी में मैं ज़्यादा दवाइयाँ नहीं डिस्कस करूँगा, मैं ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना चाहता। मैं वो दवाइयाँ यहाँ डिस्कस करूँगा कि जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में यूज़ होने वाली होंगी, ताकि आपके पास 62 जो या 60 अबाव जो मेडिसिन हैं, वो अगर हम उस पर सारी में सर्च में पड़ जाएंगे तो आप मरीज़ हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा हमने उसको रेस्क्यू करना है, और रेस्क्यू करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मेडिसिन की चॉइस काउंटेबल हो, फिंगर टिप्स पे हो, ताकि आप फ़ौरन उसकी सिलेक्शन कर सकें। तो सबसे पहली मेडिसिन जो हमारी यहाँ इस्तेमाल होती है ना, वो यहाँ ध्यान रखें कि एकोनाइट होती है। हाँ, मरीज़ को एकोनाइट दें। एकोनाइट विद इन मिनट के अंदर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, मिनट के अंदर, तो फिर एकोनाइट से आप निकल जाएं। और दूसरी जो बड़ी, जो मैं अगर अनस्टेबल एंजाइना की बात करूंगा तो आपके पास एक और चॉइस है, वो है लेट्रोडेक्टस। लेट्रोडेक्टस का पेन यूं स्टार्ट होता है और यूं आर में आता है। लेकिन हमारे पास एक और बड़ी मजे की दवाई है जो कि आपकी पूरी हार्ट की सीरीज में काम आएगी, पूरी हार्ट की सीरीज। स्टेबल एंजाइना जहां से प्लेक बनना शुरू हो गया, वहां से लेके मायोकार्डियल इन्फार्क्ट तक, कार्डियक फेलियर तक, कार्डियक अरेस्ट तक वो काम आती है। और इसकी पहचान इतनी आसान है कि क्विकली आप उस पर पहुंच सकते हैं, और उसमें 30 सेकंड में आपने
मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है और वो इतनी जल्दी आपको 30 सेकंड में ही आपको उसने रिजल्ट भी दे देना होता है, वो है कैक्टस। कैक्टस की जब आर्टरी नैरो होगी तो क्या होगा, यूं ग्रिप आएगी, यूं ग्रिप आएगी। आर्टरी नैरो हो रही है ना, जैसे हमने आपको ये शक्लें दिखाई हैं पहली। आर्टरी जब नैरो होगी, तंग होगी, तो क्या महसूस होगा मरीज को कि मुझे ग्रिप पड़ गया, मुझे किसी ने यहां बंद कर दिया है। तो एहसास भी बंद होने का आएगा, वो कहेगा जी शिकंजा पड़ गया। तो कैक्टस जो है वो इतना ही मरीज से आपने पूछना है और आपको वो फील भी। और ये याद रखें कि दिल का मरीज का जो दर्द आता है ना, वो कभी भी हाथ यूं नहीं करके बताता कि मुझे इधर दर्द है। वो पूरा यहां उसने पंजा रखा होता है, ये पंजा रखा होता है। जिस तरह वैसे हार्ट पे ग्रिप पड़ गया ना, इसी तरह यूं पंजा भी वो रखता है कि यूं, ये डॉक्टर साहब मुझे यूं दर्द है। तो आपने एक सिम्टम अगर ग्रिपिंग है, सेंसेशन उसको हो रही है कि मुझे ग्रिप पड़ गई है, मुझे किसी ने मुट्ठी में बंद कर दिया है, मेरे हार्ट पे शिकंजा पड़ गया, मेरे हार्ट पे जैसे किसी ने लोहे का खोल बना दिया है। और ये जो कैक्टस है, इसकी पूरी माइंड की फीलिंग भी ऐसी है। कैग, CAG, कैग का मतलब पिंजरा। वो समझता है कि मैं किसी पिंजरे में बंद हो गया हूं। और ये अलामत सिर्फ और ये कैग कहां महसूस होगा, जहां ब्लड कंजेशन होगी। वो स्टमक में भी हो सकता है, वो दिमाग में भी हो सकता है। और यही कंजेशन, यही जो ग्रिप की आती है ना, तो हम तो जो आपकी डिस्मेनोरिया होता है उसमें भी हम कैक्टस का इस्तेमाल करते हैं कि फीमेल कहेगी जी ऐसे जी मुझे किसी ने पकड़ लिया है। तो इतना पूछना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, और इतना फौरन ही मरीज ने जवाब देना होता है, कहा जी ऐसा ही है। और इसको कोल्ड स्वेटिंग भी होती है, इसको कोल्ड स्वेटिंग भी होती है। लेकिन इसकी कोल्ड स्वेटिंग और वेट्रम एल्बम की कोल्ड स्वेटिंग में फर्क, वेट्रम एल्बम की स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी। और यही अगर आपको मरीज ये इस हालत में नजर आओगा कि उसका फेस पेल हो गया, स्वेटिंग आ गई, और यूं आपको अगर लगता है कि मरीज गया हमारे हाथ से निकल रहा है, मरने को जा रहा है। और मैं सैकड़ों मरीजों को, मैंने जब वेट्रम एल्बम हमने उसके मुंह में डाली, एक कतरा ही डाला, तो साथ ही मरीज ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बच गया हूं। उसको मौत नजर आ रही होती है। और कैक्टस भी मैं आपको बताऊं कि कमाल की दवाई है कैक्टस। आप 1M 10M की एक डोज देंगे, मरीज सेकंड, ये मिनट नहीं लगाता ज्यादा, सेकंड में उसको रिलीफ मिलेगा, सेकंड से में रिलीफ। तो एंजाइना पेक्टोरस, अब दवाइयां और बहुत हैं। मसलन वो ये कह रहा है कि दर्द यूं आता है और यूं चला जाता है, यूं आता है यूं चला जाता है। तो ये सिम्टम है, और ये भी ब्लड कंजेशन की सिम्टम है, बेलाडोना की। प्रायोरिटी पे रखना है पेशेंट्स को। प्रायोरिटी आपको एकोनाइट, वेट्रम, कैक्टस टॉप प्रायोरिटी पे रखना है आपने, कि ये मायोकार्ड इन्फेक्शन को भी बचाएंगी, अनस्टेबल एंजाइना को भी बचाएंगी। ये बहुत काम वाली चीजें हैं। और अगर आपको ये पेशेंट यूं फील हो रहा है कि पेशेंट जो है उसकी पल्पिटेशन इतनी तेज है कि वो यूं बाहर फील हो रही है, बल्कि यूं हाथ रखेंगे तो ये दिल की धड़कन बाहर फील हो रही है, तो फौरन स्पाइजेलिया बचाएगी, फौरन स्पाइजेलिया बचाएगी। तो टॉप पे हमने क्या रखना है, एकोनाइट रखनी है, टॉप पे हमने कैक्टस रखनी है, वेट्रम एल्बम रखनी है, ये टॉप पे रखनी है। उसके बाद लेटोडेक्टस है, और उसके बाद एंजाइना की। और मतलब एक और दवाई है हेमाटॉक्सिलन। हेमाटॉक्सिलन जो है, वो पेशेंट ये महसूस करता है कि डॉक्टर साहब मुझे यूं दर्द हो रहा है जैसे किसी ने लोहे की सलाख यहां डाल दी है, कि यहां से सलाख यूं क्रॉस हो गई है। तो ये उसकी एक ही खास अलामत है, और ये अलामत जो मैं आपको बता रहा हूं ये मरीज बताते हैं। लेकिन दर्द सिर्फ फ्रंट से बैक को जाएगा,
सलाख का अगर जिक्र नहीं करेगा तो फिर दवाई आ जाती है सेंचरस। अब सेंचरस जो है ये भी स्नेक पॉइजन से बनती है। तो अगर दर्द के साथ सफोकेट, पेशेंट सफोकेट भी हो रहा है, वो कहता है मुझे बाहर निकालें, मुझे किसी तरह, तो फिर फौरन लैक्सिस बनती है, फिर फौरन लैक्सिस बनती है। ये जो अनस्टेबल एंजाइना ना, ये समझें कि बड़ी सीवियर कंडीशन है, ये बड़ी सीवियर। वैसे स्टेबल एंजाइना आता है तो और बड़ी सारी दवाइयां आ जाती हैं, मसलन उसमें सेमिस्फ्यूगा भी यूं करंट मारता है हमेशा, सेमिस्फ्यूगा का इलेक्ट्रिक शॉक टाइप उसकी भी पेन होता है एंजाइना का। जैसे हमारे एक और दोस्त हैं, वो एंजाइना में वो यहाँ जो लिवर का डॉक्टर उस्मान है, वो चिलिडोनियम का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चिलिडोनियम मैंने भी बेशुमार दफ़ा इस्तेमाल की, चिलिडोनियम से भी बड़ा अफक्का होता है। तो हमने अनस्टेबल एंजाइना इसलिए इसको पहले रखा, इसकी पिक्चर भी रखी कि अगला काम जो होने वाला होता है उसको आप कैसे रोकेंगे, कैसे आप हैंडल करेंगे। अगला काम क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट होता है, जिसमें जो प्लेग है वो रैप्चर हो जाता है और वहाँ पर ब्लीड होके वहाँ क्लॉट बनता है, और क्लॉट जब बनता है तो वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। आगे चलते हैं जी। और हम इस इमरजेंसी से जब निकलेंगे फिर उसकी आप एंजियोग्राफी कराएं, उसकी कार्डियोग्राफी कराएं, और उसकी जनाब आप स्कैन करा सकते हैं, उसका चेस्ट एक्सरे ले सकते हैं। ये इन्वेस्टी करा के फिर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ना वो शुरू कर दें। और वो ट्रीटमेंट जो है ना वो मैं आपको आगे जाके और बहुत सारी मेडिसिन मैं थोड़ी सी आगे मैं ये आपको एक तो पैथोलॉजी सारी आपको समझाने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको कुछ चंद, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 4 5 6 दवाइयाँ भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर वो दवाइयाँ आप समझ लें तो आप वो 5 6 ही दवाइयाँ अगर आप रख लेते हैं ना, हमारे पास तो दवाइयों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है भाई। हमारे पास तो 60 70 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं दिल में इस्तेमाल होने वाली, लेकिन वो तो फिर हम आराम से उसकी करके उसको देखेंगे कि अब किस दवाई की ज़रूरत है, किस, लेकिन फौरी तौर पर हमने पेशेंट को इमरजेंसी से निकालना है। एक्यूट मायोकार्डियल इंफॉक्शन defined as a myocardial cell death with the necrosis of the myocardium। मायोकार्डियम क्या है, ये हार्ट का मसल है, और हार्ट का मसल आपने देखा ना, हार्ट का मसल जो होता है, मतलब हार्ट जिससे बनता है वो मसल से बनता है ना, उसके अंदर फिर चैम्बर हैं, 4 वो है खाने हैं। तो हार्ट का जो मसल है इसको क्या कहेंगे, मायोकार्डियम। इसके अंदर जब इसकी जो खुराक जब इसको नहीं मिलेगी, दुनिया की किसी चीज़ को भी जब उसकी खुराक की उसकी सप्लाई बंद हो जाती है। अब देखें ना, दुश्मन को आपने मारना है तो पहले क्या करते हैं, जंग होती है तो पहले उसकी कहते हैं जी इसकी सप्लाई लाइन काट दी जाए। तो हार्ट की सप्लाई लाइन जो है वो बंद हो गई है, तो फिर क्या होगा, आगे उसकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। अब प्रेजेंटेशन क्या होगी, सडन ऑनसेट चेस्ट डिस्कम्फर्ट, स्क्वीजिंग, यूं निचोड़ रहा है, प्रेशर आ जाता है, टाइटनेस आ जाती है, फुलनेस आ जाती है, हैवीनेस आ जाती है। ये पेशेंट, और चेस्ट जो है डिस्कम्फर्ट रेडिएट टू लेफ्ट राइट आर्म, दोनों तरफ जा सकती है, राइट को भी जा सकती है पेन, रेडिएट के लेफ्ट को भी जा सकती है, और पेन जो है ऊपर जाओ को भी जाती है। बाद लोग तो यही समझते हैं कि यहाँ से दिल का दर्द बाजू में जा रहा है, तो हम समझते नहीं, ये जा मरीज का यहाँ, वो कहता है मुझे यहाँ कंजेशन महसूस हो रही है, तो यहाँ कंजेशन महसूस हो रही है तो लैक्सिस है।
नेक्सस की सिम्टम क्या होती है कि उसने किसको गला किसी ने यूं पकड़ लिया है। यहां भी कैकेटस है कि जहां पकड़े जाने का एहसास होगा वहां कैकेटस आएगी, जहां पकड़े जाने का एहसास है। जॉ नेक एसोसिएटेड विद द डायफ्रोसिस। हेलो जी, विद डायफ्रोसिस। डायफ्रोसिस क्या है? स्वेटिंग, पसीना आ जाना, पसीना आ जाना। हेलो, स्वेट, जब इंसान की डेथ करीब आई होती है और इस तरह का हादसा होता है तो बॉडी जो है वो पूरी अपनी फोर्स यूज़ करती है, पूरी फोर्स यूज़ करती है। और उस फोर्स के देखें आप, पसीना कब आपको आता है? कुल किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल के आता है ना। इतनी एनर्जी बॉडी यूटिलाइज हो जाती है कि उसको स्वेटिंग आ जाती है। कि नेचर खुद जो है वो उसको सेफ करने की कोशिश करती है, बॉडी खुद डिफेंस करने की कोशिश करती है, तो स्वेट आएगा। मतलब इतना एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी कि पसीने निकल आएंगे। तो जब पसीना इसकी देखें, उस सिम्टम है कि ना साथ पसीना ज़रूर आएगा। और ये पसीना जो है आपकी दवाइयों में, कैकेटस में भी मिलता है, ये वेराइटम अल्बम में मिलता है। एक्सेस से स्वेटिंग, और इतनी स्वेटिंग होगी कि पसीना बाकायदा चल रहा होता है कि इतनी स्वेटिंग होती है। और वेराइटम अल्बम में बिल्कुल कोल्ड स्वेटिंग हो जाती है, बिल्कुल ठंडे पसीने आ जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, सांस तेज़ी से लेगा, कोशिश करेगा जिंदा होने की, मतलब ब्रीथ, शॉर्ट ब्रीथ होगी उसकी। वॉमिटिंग भी हो सकती है ना। जब आपका, चूँकि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ब्रेन पूरा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा अलर्ट होता है, अपने सारे सिस्टम को कोशिश करता है कि मैं किसी तरह इस क्राइसिस से इसको निकालूं। तो उस एफर्ट्स में ये उसकी प्रेजेंटेशन आएगी। Usually diagnosed with the ST segment elevate and EKG और भी elevated cardiac marker। ये ट्रोपन है, ये उस वक्त टेस्ट किया जाता है। ये एक एंजाइम का टेस्ट होता है कि ये टेस्ट कराया जाता है कि ये अगर बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फॉक्ट है। ये फौरी टेस्ट, साथ ही मरीज को ट्रीट किया जाता है, साथ ही ये टेस्ट भी रिक्वायर किया जाता है। और अगर आप ECG देखें, एक नॉर्मल ECG अगर दिखाएं, इसमें है आगे शायद है, ये नॉर्मल तो नहीं है, ये भी नॉर्मल नहीं है, नहीं ये नहीं है। नॉर्मल ECG होती है ना, उसमें होता है, नहीं ये भी टैकोकार्डिया, ये भी तो अब नॉर्मल ECG है। नॉर्मल हमारी होती है PQRST, लेकिन वो अब मुझे दिखाएं जरा वो वाली। हाँ ये दिखा दो। अब ये जो जिसके नीचे एरो है ना, जिसके नीचे एरो है, ये ऊपर उठी हुई है, ये बेसिकली ये जो जगह है, ये बेसिकली ये जो चीज़ ऊपर उठी हुई है, ये वाली, ये बेसिकली नीचे होके यहाँ ST यू टेढ़ी होती है, ST ये सीधी होती है। ये एक आगे कहीं नॉर्मल ECG आ जाएगी, वो हम देखेंगे। इस पे दिखा दें, नॉर्मल ECG मिल रही है इस पे। ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, PQRS, ये PQRS, और ये बिल्कुल यूं होती है। तो इसके जो दरमियान का सा ये एलिवेट हो जाता है, उठ जाता है। अगर फौरी अगर आप ECG देखते हैं तो ये उठ जाता है। वापस लाएं यार, इस पे मैं उसको उसी पे समझाता हूँ।
वापस लाएं इस पे। जी मुझे दो। ये देखें ना, ये जैसे ये जा रही है ना, ये ऊपर जा रही है। अब ये जो वापस है ना, इसको यूं नीचे आना है इसके बराबर यहाँ पे, और फिर ये यहाँ आती है और फिर ये उठती है ऐसे। ये जो जगह है ना, ये वाली, ये बेसिकली यूं स्ट्रेट होती है, वो नॉर्मल होती है, यूं स्ट्रेट होती है ये। अब ये जब ये होगा ना मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो ये जैसे नहीं, ये लाइन है, ये इस बेस पे ऐसे चल रही होती है ना, तो ये ऊपर उठ जाती है, तो आगे आ जाएगी नॉर्मल ईसीजी भी। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो एसटी है, इसको एसटी कहते हैं। ये इसके और इसके दरमियान जो जगह है, इसको एसटी कहते हैं, और ये एलिवेट कर जाएगी, उठ जाएगी। और ये जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट है, जो हमने चौथी तस्वीर आपको दिखाई थी, तो इससे पहले वो चौथी तस्वीर दिखाएं जो उस पे थी, अनस्टेबल एंजाइना। ये अब ये देखें ना, ये प्लॉग था, ये फटा और यहाँ क्लॉट, ये पूरा इसने बंद कर दिया। ये क्लॉट है, ये जो रेड नज़र आ रहा है, ये क्लॉट है। अब यहाँ से इसने सारी सप्लाई बंद कर दी। अब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, आगे सप्लाई बंद होगी, और इसके आगे जो है हार्ट ज़रा दिखाएं। इसकी अगली पिक्चर आएगी, आगे आएगी, ये देखें। ये जब ब्लॉकेज होगी यहाँ पे, तो ये आगे सारी सप्लाई बंद हो जाएगी, और ये हार्ट बिल्कुल डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाएगी, और मतलब नेक्रोसिस हो जाएगा, अगला पंपिंग बंद हो जाएगा, तो इंसान की डेथ हो जाएगी। यहाँ जो हमारे पास मेडिसिन है, ये कैक्टस भी उसको रोकेगी। कैक्टस क्या करेगी कि फ़ौरन यहाँ जो क्लॉट बना है, इसको यहाँ से मूव करवा देगी, थोड़ा थोड़ा मूव करवा देगी, तो वहाँ आपका जो है वो रास्ता खुल जाएगा। जब रास्ता खुल जाएगा, तो आगे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई जब बहाल हो जाएगी, तो नेक्रोसिस होने का, ये फौरी तौर पर अगर हो जाएगा, तो आगे नेक्रोसिस होने के चांसेस कम होते हैं, वगरना नेक्रोसिस होकर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सप्लाई हमारी मेडिसिन जो है, जैसे एकोनाइट भी फ़ौरन एक स्ट्रेंथ और प्रोवाइड करेगी, तो इसको खोल देगी। कैक्टस उसको, वराइटम पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर देगी, और उस ब्लैकेज को ख़त्म करेगी। और बेशुमार जो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट के पेशेंट्स होते हैं, वो डेथ पॉइंट से निकल आते हैं। ये फ़ौरन डिज़ोल्व करेगी, कैक्टस भी डिज़ोल्व करेगी, और फिर यहाँ आर्निका भी डिज़ोल्व करती है, आर्निका भी यहाँ डिज़ोल्व करती है, कैक्टस भी डिज़ोल्व करती है, वराइटम अल्बम भी डिज़ोल्व करेगी, और फिर यहाँ नाजा भी डिज़ोल्व करेगी। वैसे नाजा जो दवाई है ना, नाजा, ये कोबरा है, लेक्सिस कोबरा, जो अमेरिकन है वो लेक्सिस है, और जो नाजा है ये हिंदुस्तानी जो कोबरा है। अच्छा, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये ब्लीड नहीं करवाता नाजा, ये ब्लीड नहीं करवाता, ये नर्व्स पे अटैक करता है। ये जो आपकी जो मूवमेंट है ना, इस पे अटैक करेगा। और अगर यहाँ आप नाजा देते हैं, तो ये मूवमेंट जो है ना, पीछे इलेक्ट्रिक कार्डियो मूवमेंट आ रही होती है, उस मूवमेंट को ये बहाल करता है, तेजी से मूवमेंट कराएगा। ये जो नाजा ये मारता ही है
पैरालाइज करके, और वो जो लेक्सेस है वो मारता है ब्लीड करवा के। हैं दोनों कोबरे, लेकिन दोनों का फर्क है, दोनों का फर्क है। ये ब्लीड में करवा के मारेगा, वो नर्व पैरालाइज करके मारेगा। जब नर्व पैरालाइसिस हो जाएगा तो आपकी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जिसको नर्व के जरिए स्टिमुलेट, जो पेस मेकर होता है, वो काम करना छोड़ देगा। तो जब वो काम करना छोड़ देगा तो फिर भी कार्डियक मूवमेंट खत्म हो जाएगी। अब दो मैकेनिज्म हैं, दोनों सांपों के दो मैकेनिज्म है। एक ब्लीड करवाएगा, अब ब्लीड करवाएगा तब भी काम खराब है, और अगर नर्व पैरालाइज करेगा तब भी काम खराब है, एक्टिविटीज मूवमेंट ही सीज होगी। तो नाजा जो है, ये ध्यान में रखें कि जब एक्टिविटीज, नर्वस एक्टिविटीज को पैरालाइज कर देगा तो नाजा आ जाएगी। और अगर ब्लड की को डिकम्पोज करके, उसको पतला करके ब्लीड करवाएगा, तो जब ब्लीड हो जाएगी तो फिर लेक्सेस आ जाएगी। मतलब दोनों सांपों की, और दोनों सांप जो है ना इंसान को मारते हैं, दिल से मारते हैं। मतलब दिल पे अटैक करके मारते हैं। एक ब्लीड करवाता है, एक पैरालाइज करवा देता है। तो लिहाजा इतनी क्विक पॉइजन जो है, वो इतना क्विक असर करता है कि आनन फानन इंसान को मार देता है। लिहाजा नेचर ऑफ, अब एक और दवाई है जो उसकी क्या नाम है, वाइपरा है। वाइपरा भी पैरालाइज करता है। तो ये स्नेक पॉइजन, कैक्टस है ना, ये भी पॉइजन है। ये इसकी थोड़ी सी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। कैक्टस बड़े मजे की दवाई है। आपके पूरी हार्ट की डिजीजेज में आपको कैक्टस नजर आएगी, आपकी पूरी हार्ट की डिजीज में आपको नाजा नजर आएगा, पूरी हार्ट की डिजीजेज में आपको लेक्सेस नजर आएगी, आपको डिजिटेलिस नजर आएगी, आपको कालमिया नजर आएगा। आपको जब मैं इन्फेक्टेड हार्ट डिजीजेज हम पढ़ेंगे, कार्डियाटिस पढ़ेंगे, तो आपको देखें कालमिया नजर आ जाएगा, फिर स्पेजेलिया नजर आ जाएगा, फिर आपको लेक्सेस। तो ये सारी, लेकिन वो कहता है कि एक नर्व्स पे अटैक करेगा, एक ब्लड पे अटैक करेगा, मारेगा हार्ट फेल करके ही। एक दोनों, एक पैरालाइज कर देगा, उसको कर देगा। तो एक्यूट मायोकार्डियक इन्फॉक्शन आप फौरन एकोनाइट देंगे, एकोनाइट देंगे। एकोनाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि मिनट, आधे मिनट में रिजल्ट दे देती है। और अगर शिकंजा पड़ रहा है, अगर ग्रिप आ गई है, स्वेट भी आ गया है, डेथ पॉइंट पे मरीज है, तो कैक्टस। अगर फेंट हो गया है, स्वेटिंग है, पेल फेस हो गया, तो वराइटम एल्बम। दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगी और दोनों मायोकार्डिक इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर बीट सीज हो रही है, ये जो कार्डियक बीट सीज करता है ना, ये नाजा करता है। अब जो ब्लीड हो गया ना, उसमें बीट नहीं सीज होगी, ये ध्यान में रखें। वो लेक्सिस में बीट सीज नहीं होगी, नाजा में बीट सीज होगी। समझ आ गई आपको? ये तो थोड़ी चेंजेस हैं। और अगर हम इन 5, 6, 4 जो मेडिसिन है, इनको अगर आप समझ लेते हैं तो बेशुमार कार्डियक, मायोकार्डियक इन्फार्क्ट, अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना को आप ठीक करने की सलाह रखते हैं। और इतनी ज़्यादा बोझ भी नहीं है आप पे, इतनी लंबी चौड़ी, मतलब आपको डिटेल भी नहीं। वो जो इन द लॉन्ग रन हम जब ट्रीट करने निकलेंगे हार्ट को, क्योंकि हार्ट फेलियर कैसे होता है, वो ग्रेजुअली। अब देखें ना, एक और बड़ी मज़े की अलामत है
कि लेफ्ट चैम्बर, लेफ्ट हार्ट जब इन्वॉल्व होगा तो साथ फेफड़ों को इन्वॉल्व करेगा, ये याद रखें। लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा तो फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाएगा कि जो सप्लाई जाएगी वो सप्लाई जो है वो वहां से वापस नहीं आएगी और वहां पानी जमा होना चाहिए। और ये जो सिम्टम है फिर उसको हम कहते हैं कार्डियक कफ उसके अंदर पैदा होगी। अगर कार्डियक पेशेंट है उसको खांसी है तो इसका समझे कि उसके फेफड़ों में पानी पड़ गया है। और कार्डियक कफ जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा जो ठीक करता है वो नाजा करता है। इसका मतलब है कि हार्ट और फेफड़े जब दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर नाजा। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपोट्रॉफी हो जाएगी तो नाजा। और नाजा इतना मैं आपको बताऊं, कल भी एक मरीज को जब मैंने दी तो मुझे कहता है ये कोई जादू की पुड़िया थी, इतनी जल्दी असर करती है। देखें कितनी बड़ी पैथोलॉजी है, कितनी बड़ी पैथोलॉजी है और उसको इतना क्विक रिलीफ मिलता है क्योंकि ये स्नेक पॉइजन है। इसने मारना भी है, इसने बचाना भी है। इसने मारना भी है, इसने बचाना भी है। और अगर राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ गया है, वो हाइपोट्रॉफी हो गई है, वो बढ़ गया है, तो पानी जिगर में पड़ेगा, लिवर में पड़ेगा और लोअर एक्सट्रीमिटीज में, जिसके पांव सूजे हुए आते हैं, पिटिक ओडिमा आ जाएगा। इसका मतलब है कि राइट हार्ट फेलियर है। पानी फेफड़ों में पड़ता है तो लेफ्ट है, पानी लिवर में पड़ता है और लोअर एक्सट्रीमिटीज में पड़ता है तो राइट है, राइट हार्ट फेलियर है। मतलब और आप जब दवाइयां पढ़ते हैं ना तो आपको दवाइयों में ये मिलेगा कि बायां लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर। तो ये जब आपने पैथोलॉजी, आप पहले तो डायग्नोज करेंगे ना, वो कहेगा जी सांस लेना मुश्किल हो गया, खांसी होगी, फेफड़ों में पानी। जब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हार्ट के साथ हार्ट इनलार्ज आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड हार्ट की, और साथ फेफड़ों में पानी नजर आएगा आपको। लेकिन आपको ये नहीं, इतनी भी नहीं आप इतनी डिटेल में आपको उस वक्त जाना। तो आप ये समझें कि मरीज कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं लेटता हूं तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है और मैं चलता हूं तो मेरा सांस फूलता है, तो समझ लें कि लेफ्ट हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। मतलब क्विक शनाख्त करनी है ना। लेकिन क्विक शनाख्त हम कैसे कर सकते हैं कि जब आप पूरी जो डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी जानते हो, डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी जानते हो, और फिर उसके मुताबिक आप जो है वो थेराप्यूटिक और जो रेमेडी आप उसके अंदर तलाश करेंगे। तो कितना आसान है। जब तक आपको ये नहीं पता तो कितना मुश्किल है। जब आपको पता चलता है कि लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो लंग्स में पानी पड़ गया, राइट हार्ट फेलियर है तो लिवर में पानी पड़ गया और लोअर एक्सट्रीमिटी में पानी पड़ गया, इतनी शनाख्त है। और जब आप पेशेंट को ये बताते हैं देख के ही, सिम्टम से ही, अलामात से ही, तो वो कहेगा यार डॉक्टर, वो जाके जब टेस्ट करा के आता है तो वो कहता है हाँ जी इसने तो मुझे पहले ही बता दिया था। तो आपकी कॉम्पिटेंसी और पेशेंट का बिलीव बढ़ जाता है और आपकी एक्यूरेसी और आपका क्यूरेटिव रेट जो बढ़ जाता है, उसको समझ के फिर आपने दवाई लिखनी है। ये कार्डियक कफ है, हार्ट इनलार्ज है, हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो दो बड़ी दवाइयां हैं आपको इतनी बड़ी सपोर्ट करती हैं कि आपको मरीज कार्डियो जो हार्ट फेलियर उससे भी बचाता है और जो सिम्टोमेटोलॉजिकली भी आपको रिलीफ देता है। मतलब नाजा दे दे और स्पोंजिया दे दे। स्पोंजिया भी यही काम करती है। तो पकड़ा आपने कहां से कि खांसी आ रही है, और खांसी जब आएगी इसका मतलब है हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, काम बढ़ गया है। वो कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर भी करते हैं, वो करते हैं, कंजेस्टेड भी करते हैं। तो बात आपको समझ आ रही है मेरी?
और जहां ये समझते हैं कि आर्टरी नैरो हो गई है, कंजेशन आ गई है, जगह की कंजेशन आ गई है, और जब कंजेशन आएगी तो समझें कि कैक्टस आ गई। जब कंजेशन आ गई और जहां जहां कंजेशन आ गई वहां कैक्टस आ गई। नहीं, मीडियम प्रेगनेंसी है 1 एम में, 1 एम टाइम नहीं है। कैक्टस और नाजा साथ साथ जाएगी? नहीं, कैक्टस तो स्क्रीजिंग पे जाएगी। जब कैक्टस की ये अलामत है ना तो वो सारे काम करेगी, फिर नाजा की जरूरत फिर किसी दवाई की जरूरत नहीं। नाजा में ये सिम्टम नहीं है, ये बड़ी प्रोमिनेंट सिम्टम है उसकी, कैक्टस की। सर ये लिवर में अगर पानी पड़ जाए उसकी, लिवर में अगर पानी पड़ जाए तो उसमें क्या देना? राइट साइड वाला जो राइट साइड वाला देखें, अब एक और दवाई है लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम जो है ये तो क्लॉट हो गया ना, ये क्लॉट हो गया। लाइकोपोडियम वहां ट्यूमर बनाती है आर्टरीज के अंदर, काम यही होगा। हालात ही बदल गए हैं, पैथोलॉजी चेंज हो गई है। जब अक्सर आपको डायग्नोज के होके आया होता है कि जी आर्टरीज के अंदर ट्यूमर बन गई है, तो फिर लाइकोपोडियम, फिर ब्राइटाकार्ब है, फिर ब्राइटाकार्ब है। लाइकोपोडियम की अगर हार्ट आप बोरक में निकाल के देखें ना तो एक ही अलामत लिखी है, ट्यूमर इन आर्टरी। तो वो ग्रोथ हो गई है, ये क्लॉट। काम दोनों ने वही करना है कि ये भी बढ़ के ऊपर जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रेटेगस का इस्तेमाल करते हैं। क्रेटेगस बेसिकली स्क्लेरोटिक की भी मेडिसिन है और हार्ट के मसल को ताकत भी देती है। लेकिन मुझे इमरजेंसी में जितना मज़ा राइटमल्बम ने दिया या कैक्टस ने दिया ना, ये सुपर मेडिसिन हैं, टॉप पे हैं। या लेक्सिस ने दिया या नाजा ने दिया, ये टॉप पे हैं। अब डिजिटेलस का क्या फंक्शन है? अब डिजिटेलस भी यही इस किस्म के काम करती है। और डिजिटेलस का जो मरीज होता है वो मूवमेंट सीज कर देता है। वो कहता है मैं अगर एक ज़रा सा भी हिलाना, ज़रा सा भी चलाना तो मेरी सांस बंद हो जाएगी, मेरा हार्ट बंद हो जाएगा। वो शिकंजा पड़ रहा है, उधर खांसी हो रही है, उधर मूवमेंट ही नहीं करना चाहता, कहते मूवमेंट करूंगा तो मर जाऊंगा। और जलसीमा वाला कहता कि मूवमेंट ना करूंगा तो मर जाऊंगा, ये कहता मैं मूवमेंट करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। दोनों में फर्क है। ये कहता हरकत की नहीं तो मैं मर गया, वो कहता ना की तो मैं मर गया, उलट हो गया। और यकीन माने अगर आप हमारा मटीरियल मेडिका जो है, मैं बड़ा हैरान होता था। मैं आजकल चूँकि मैं ये पढ़ रहा था कार्डियक वाली चीज़ें, तो मैं वैसे तो ये रूटीन की हमारी प्रैक्टिस है, ये हमारी डेली की प्रैक्टिस है, हम रोज़ ये डील कर रहे होते हैं। मैं हैरान हूँ कि 1827 में बोरक ने मटीरियल मेडिका लिखा, 1827 में। और आज की भी वो ज़रूरतें फुलफिल करता है, आज भी वो फुलफिल करता है। आज भी वो टर्मिनोलॉजी आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर को आए तो वो हैरान हो जाता है कि 100 साल पहले मटीरियल मेडिका लिखा गया है। और हमारे ये डॉक्टर कहते हैं हम तो पैथोफिजियोलॉजी की नहीं मानते, हम तो एनाटमी और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के नहीं मानते। पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये उनको समझ नहीं आता, ये नहीं उनको समझ आता, इसलिए वो दौलत सिंह को पढ़ते हैं।
सही बात है, ये मुश्किल है ना। लेकिन जो अगर आप मेडिकल लैंग्वेज ही नहीं जानते, देखो ना, आप चले गए हैं सऊदी अरब, आपको अरबी नहीं आती, तो क्या बात समझ आएगी आपको? किसी भी सिस्टम को, मतलब किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, उस मुल्क की आदात, उसके फंक्शन, उसकी बोलचाल, आपको उसकी लैंग्वेज ही नहीं। इसी तरह मेडिकल की आपको लैंग्वेज ही नहीं आती और आप लैंग्वेज जानना ही नहीं चाहते क्योंकि आप नालायक हैं, आपका दिमाग ही कमज़ोर है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते और वह सारा उठा के थोप देते हैं आप सिस्टम पे कि सिस्टम में तो ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ओ भाई मेरे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्लॉट कैसे, ये प्लैक कैसे बन रहा है, इसकी स्टेजेस कितनी है और कहाँ जाके ये ब्रश करेगा, कहाँ जाके ब्रश करके ये क्लॉट बनाएगा, तो कैसे आप उसका इलाज करेंगे? और चाहे आप सुबह से इलाज करें यार, आपको ये पूरा प्रोसेस तो पता होना चाहिए। और चूंकि प्रोसेस आपको समझ नहीं आती, आपको समझाना, और जो बंदा इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता है उसको कहते हैं ये तो गैर होम्योपैथ आदमी है, ये तो होम्योपैथ ही नहीं। तो फिर अनिमन को कहते हैं ना, तूने क्यों एमडी की डिग्री की हुई थी, तू क्यों एलोपैथी की हुई थी, पहले उसकी डिग्री वो खत्म करवाएं, क्योंकि वो तो ये सारी चीजें जानता था ना। फिर पहले जाएं उसको कहेंगे ये पहले खत्म करना, फिर तू कोई नया इलाज देता, वो उसको हम उस पर अमल करते हैं। बोला कि बंदे, आप इंसानी जिस्म का इलाज करने जा रहे हैं और उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल कैफियत को आप जानना ही नहीं चाहते। कहते हैं ये सानवी हैसियत है। वो यार ये बुनियादी हैसियत है। लॉ ऑफ सिमिलर क्या कहता है, बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है, यही है लॉ ऑफ सिमिलर। लॉ ऑफ सिमिलर है कि एबनॉर्मलिटी क्या है, और एबनॉर्मलिटी आपको कैसे पता चलेगी कि आगे जाके और बड़ी डिजीजेस आएंगी ना, रूमेटिक हार्ट आएगा, इन्फेक्टेड कार्डियाटिस आएगा, तो वो फिर आपको कैसे समझ आएगी? जब तक आप हार्ट की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को नहीं समझेंगे तो फिर आपको कैसे आएगा? मैंने तो कुछ 3 सेशन में पहले कार्डियोलॉजिस्ट को जहां बुला के करवा चुका हूं, एक एक चीज हमने डिस्कस की है। कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस क्या होती हैं, एएसडी क्या होता है, वीएचडी क्या होता है, पीडीए क्या होता है, टीजीए क्या होता है, मेटल स्टेनोसिस क्या होता है, वाल्व की डिजीजेस क्या होती हैं, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज क्या होती है। आर्टरीज के अंदर तो ब्लॉकेज मैंने आपको यूं ही है ना, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ रही है। एक एक चीज आप जब इसको समझेंगे तो फिर जब आप दवा को पढ़ेंगे तो फिर आप एकदम कहेंगे ये दवा बनती है इसकी। नेक्स्ट, आर्टेरियल fibrillation. The arterial fibrillation is the most common sustained dysrhythmia. एब्राल में एक रिदमिया होता है, एक चाल होती है, और ये चाल कहाँ से बनती है? इलेक्ट्रिक वेव्स आती हैं जो आपका पेसमेकर वहाँ से चलती हैं, और ये वो फिर आपके मसल की मूवमेंट बनाती हैं। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन क्या है कि जब वो मूवमेंट, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट यूं यूं शुरू हो जाएगी, यूं यूं शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? सप्लाई नहीं जा रही, यूं 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 कांपना शुरू हो जाएगा, ये कांपना शुरू हो जाएगा, यूं फैब्रिलेट करेगा, बेरब्त हो जाएगा, कोई रब्त नहीं होगा। फैब्रिलेट का मतलब है बेरब्त हो जाना, एक रिदम है, उस रिदम से हट जाना। Effect of 1% of the population above the 60 year of the age and above 5% of the population above the
69 ईयर। वो एक उन्होंने डाटा दिया कि इस एज में ये तो 1% लोगों को हो जाती है। इलेक्टेड कार्डियोग्राफिक hallmark of the arterial fibrillation is the irregular QRS pattern। QRS पैटर्न हमारा जो है वो आपको उस पर नजर आता है, इसको कहते हैं PQRS। ये वेव्स हैं, PQRS, ये दिस इज अ नॉर्मल ECG। हाँ ये देखें ना, अब ये आ गया वो जहाँ मैंने कहता था ना, ये जो जगह है ना, ये दिस इज द ST, ये S है ना और T के दरमियान, इसको ST कहेंगे। ये यूं है ना, ये बिल्कुल एक पैटर्न में आ रहा है। ये P है, ये Q है, ये R ऊपर चला गया, ये S नीचे आ गया, ये फिर ये जो इसके दरमियान वाली जगह है, ये T वेव है, ऊपर उठी, ये जगह उठ जाएगी ऊपर। आसान सी शनाख्त है। आप एक नॉर्मल ECG को समझते हैं ना, ये नॉर्मल ECG है। अब ये वेव इस पैटर्न में लेंगे, ये यूं आ जाएगी, ये यूं आके यूं गिरेगी, तो समझो हार्ट अटैक है। समझ आ गई? वैसे ECG तो बहुत लंबी फील्ड है, हमें आपने मतलब की बात समझनी है क्योंकि अगर सारी ECG हम समझनी शुरू कर देंगे ना तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। हम जो होम्योपैथी वाली दवाइयाँ भी भूल जाएंगे। अब ये उठी हुई आई है जी, बस ये पैटर्न पूरे आपको इसी तरह नज़र आएगा। ये नॉर्मल पैटर्न है और ये उठ गई हार्ट अटैक। समझ आ गई जी? अब ये देखें ना, ये खराब, ये इसको यूं आना चाहिए था, ये ऐसे आना था, ये ऊपर उठ गई है। ठीक हो गया? तो इतना सारा ही समझना है। PQRS T और S और T के दरमियान जो U स्ट्रेट लाइन है वो एलिवेट होगी। अब ये कोई नहीं समझना चाहता। इतना अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत आपको अल्लाह ताला जज़ा नहीं मतलब ये कोई इतना एक लाइन उठना, अगर आप समझ जाए कि एक लाइन सीधी और उठ गई है, STV एलिवेट कर गई है, तो आप मरीज को ECG करवा के आप बता सकते हैं कि यार ये गड़बड़ होगी। कोई मुश्किल तो नहीं ना, ये सीधी सी लाइन है, ये सीधी लाइन उठ गई है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत अच्छे। ये देखें ना, ये नॉर्मल हमने दिखा दिया ना, ये P वेव है, ये Q है, PQRST याद रखें, PQRST। ये सारी ECG इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, एक उठेगी एक बैठेगी, बस इन्हीं में सारा चक्कर है। आपका मतलब इससे है, हाँ ये उठ गई, ये उठ गई तो समझो फिर कैक्टस है, फिर नाजा है, फिर ब्राइटम एल्बम है। डॉक्टर साहब उस मौके पे तो जहाँ पे ये अटैक होता है बंदे को, वहाँ नहीं उस मौके पे तो हमने आपको शॉर्टकट बताया, उस मौके पे हमने शॉर्टकट बताया कि शिकंजा पड़ गया, पसीना आ गया, बंदा गया, फौरन आप कैक्टस देंगे। क्लिनिक पे पहुंचेगा डॉक्टर साहब। नहीं पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं। मेरे तो क्लिनिक पे मैं आपको बताऊं कि कई पेशेंट में यहाँ सीढ़ियों पे मैंने जाके ट्रीट किए हैं, सीढ़ियों पे कोलैप्स होते हुए मरीज देखे। और ब्राइटम एल्बम का पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस की पहली लाइन लिखी हुई है, कोलैप्स। कोलैप्स, कोलैप्स का क्या मतलब है? गया, खत्म। पहली लाइन पढ़ें, पहली लाइन कोलैप्स। तो ये बचाती हैं, फौरन दवाइयाँ बचाती हैं। जिसको खुदा ने मारना उसको तो मैं नहीं बचा सकता ना। कार्डियोलॉजिस्ट खुद मर गए अस्पताल के अंदर बैठे बैठे, भाई खुद मर गए थे, डॉक्टर खुद मर जाते हैं अस्पताल के अंदर बैठे बैठे, अस्पताल के अंदर मर जाते हैं, यही बात नहीं है। लेकिन अगर आप जरिया बने हैं, किसी जरिया खुदा बनाता है किसी को, तो आप उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं और कंफर्टेबल करके उसके फिर उसका जो भी कार्डियक पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उसका जो भी इलाज कर। हम तो इमरजेंसी से निकल रहे हैं, ये लेक्चर का मतलब है हम इमरजेंसी से निकलना है। हमने इन डिटेल लेक्चर ये नहीं है, इसका मतलब कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और आपने ये 4-5 दवाइयाँ ही याद करनी है भाई। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी
कोई हम आपको लंबी मटीरियल मेडिका वो मैं जो मैंने 62 मेडिसिन मैंने निकाली है वो मैं नहीं आपको समझा रहा। आपने रेस्क्यू करना है, आपने इमरजेंसी से पेशेंट, जब इमरजेंसी से पेशेंट निकल गया फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसको कार्डियक एंजाइम चेक करवाएं, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल लेपर्ड प्रोफाइल कराएं, उसकी इको करवाएं, उसकी एंजियोग्राफी कराएं, फिर चीज़ें, फिर उसके मुताबिक भी इलाज मौजूद है होम्योपैथी में, उसके मुताबिक भी इलाज मौजूद है। हम कैसे उसका इलाज करते हैं, लेकिन हमने इस वक्त हम इमरजेंसी से निकले हैं। सर जी अनकॉन्शियस है तो उसको ऑरली ड्रॉप्स दे सकते हैं? किसको? जो अनकॉन्शियस होता है ना, ओरली जुबान पे आप हाथ में डाल सकते हैं, हाँ हाथ पे भी डाल सकते हैं, ऐसी नहीं। आगे चलें जी।